जीवन को आसान बनाने के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हुए हमारे साथ जुड़े हैं। रोज ही उनकी मुलाकात नए नए स्पीकर से होगी। एक स्पीकर ने समाज में विकलांगता और उनसे जुड़े हुए अनेक मुद्दों पर अपना एक मुकाम हासिल किया है। आज की जो हमारी पहली स्पीकर हैं, उनके परिचय में अगर हम किताबें लिखना शुरू करें तो वो भी कम है। शब्दों में जितना भी बताया जाए तो वह भी उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों के सामने बहुत ही कम होगा। उनके बारे में शब्दों में व्यक्त करना वैसा ही होगा जैसा गागर में सागर भरने वाली बात। उनका व्यक्तित्व ही अपने आप में उनकी पहचान है। वह एक बहुत ही अच्छी माँ है, निर्देशिका है, दोस्त है, गुरु है और आप एक बहुत ही उम्दा लेखिका भी है। वह किसी भी वर्ग और उम्र के व्यक्तियों एवं बच्चों से वैसे ही मिलती है जैसे वो उन्हीं के समूह का एक हिस्सा हो। बच्चों में बच्चा बन जाना, वयस्कों के बीच वयस्क बन जाना तो उनकी अनेक खूबियों में से एक है। आपने अपनी संस्थान में बहुत से नए व्यक्तियों को रोजगार दिया, काम करते करते सीखने के मौके दिए और बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया। आप लतिका राय फाउंडेशन, जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है, उसकी संस्थापक हैं। आपने अपनी बेटी को अपनी प्रेरणा बनाकर समाज के में विकलांगता के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है और आज आप बहुतों की प्रेरणा भी हैं। आप हैं हमारी बहुत ही अपनी जो दीदी। तो आज का सेशन हम इन्हीं से शुरू करते हैं। वेलकम जो दीदी। बस सेशन से शुरू करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि आप इस मीटिंग को म्यूट पर रखें। आपके जो भी सवाल हो वो आप इस चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अंत में सभी का उत्तर दिया जाएगा। वेलकम जो दीदी। शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ सबको मिलने के लिए और सबसे खुशी की बात है कि मैं फर्स्ट हूँ, क्योंकि हमारी हिंदी बहुत रस्टी हो गई तो मैं बहुत नर्वस हूँ। तो आई विल गेट इट ओवर क्विकली और उसके बाद मैं आराम से बाकी लोगों से सुनेंगे। तो अभी मेरा स्क्रीन शेयर करूँगी। और जैसे ही शिवानी ने सबको स्वागत किया, मैं भी स्वागत करना चाहती हूँ खास हमारे इंटर्न्स को, जिसके लिए ये पूरा आइडिया हमने किया। आप लोग हमारे साथ कुछ हफ्तों के लिए होंगे और उन हफ्तों में हमारा उम्मीद है कि आप कुछ सीखेंगे जो पूरा जिंदगी के लिए आपको मदद मिलेंगे। अगर आपको समझ आते हैं कि डिसेबिलिटी हर एक व्यक्ति को होते हैं और हर एक व्यक्ति का कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये बहुत है। तो थोड़ा सा शुरुआत इसी प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे। तो मेरा टॉपिक डिसेबिलिटी है, लेकिन मैंने थोड़ा इनलार्ज किया और मैं जिंदगी के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि डिसेबिलिटी एक चीज है जिंदगी में। कुछ लोग सोचते हैं कि अपना लाइफ एक टाइगर वॉक है, हम अकेले शुरू करते हैं, हम अकेले खत्म करते हैं और बीच में ये हम एक छोटा सा रास्ता से जाते हैं। कुछ डेंजर्स होते हैं, कुछ रिस्क होते हैं, लेकिन मेन चीज यही है कि हम अकेले हैं। और कुछ और लोग सोचते हैं कि एक ट्रस्ट फॉल है, चीजें होते हैं पूरा लाइफ के लिए, लेकिन साथ साथ हमारी कम्युनिटी है, हमारे दोस्त लोग, हमारे परिवार, और ये लोगों से हम डिपेंड कर सकते हैं कि मदद करेंगे जब जरूरत है और हम भी उनका मदद करेंगे जब जरूरत है। इन दोनों के एक्सट्रीम शायद हम लोग कहीं बीच में है, लेकिन एक चीज सच है कि जैसे ही हम लाइफ को देखते हैं वैसे लाइफ मिलेंगे। अभी मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये एक कार्टून है, जब हमारे बच्चे छोटे थे हम बहुत देखते थे और उसका गाना भी बहुत ही प्यारा है और एक कीड़ा के जैसे दिमाग में होते हैं, मैं बार बार सुनते हैं
अपने आप। ये शब्दों बहुत ही सिंपल है लेकिन इंग्लिश में है, और शब्दों सिंपल है लेकिन उसका अर्थ काफी गहरा है, तो हमारी हिंदी से नहीं हो पाएंगे। तो इसके बाद ममता थोड़ा सा समझा देंगे कि ये शब्दों का मतलब क्या है। अभी के लिए आप सुन लीजिए। Oh, it's not playing. Sorry, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है यहाँ अभी। Should I just talk about it? Yeah, please. ये जो बहुत ही प्यारी फिल्म है, इसका गाना भी बहुत सुंदर है, काश हम लोग सब सुन पाते, लेकिन मैं आपको उसका मुखड़ा गा के सुनाती हूँ बार बार। लेकिन जैसे आपने देखा इस फिल्म में है कि हर एक चीज का एक साइज है, लेकिन हर साइज किसी दूसरी चीज की तुलना में छोटा है या बड़ा है, सिर्फ फर्क है नजरिए का, हम किस नजरिए से उसको देखते हैं। बहुत पास से देखेंगे तो बड़ा है, दूर से एक बड़ी चीज भी छोटी हो जाती है। तो बार बार वो ये गाने में यही कह रहे हैं कि कितना है बड़ा जिधर है नजर उतना ही बड़ा है, कितना है बड़ा जिधर नजर है उतना ही बड़ा है। तो हर चीज उतनी ही बड़ी है जिस नजर से आप उसको देखेंगे, जो नजरिया आप उसके ऊपर डालेंगे। और जो आई थिंक जो मैं बताऊं, आपने ये फिल्म क्यों दिखाई जी प्लीज। कि ये मैसेज है कि विकलांगता, डिसेबिलिटी किसी भी इंसान का एक हिस्सा है, वो पूरी उनकी पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन अक्सर हम उसको उनकी परिभाषा बना देते हैं, वो ही उनको डिफाइन करता है, और हम भूल जाते हैं इतनी सारी उनकी जो सुंदरता है, खासियत है, वो हम नहीं देखते और उस छोटी सी चीज को इतना बड़ा कर देते हैं। तो जीवन में हमारे साथ हर चीज के साथ ये लागू होता है, हर पहलू में, है ना, किस नजरिए से हम देखते हैं कोई भी चीज, छोटी है या बड़ी है। तो कितना बड़ा है जिधर नजर है उतना ही बड़ा है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी हिंदी इतना सुंदर है, अगर हमारी हिंदी आधा इतना अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। अभी फिर से स्क्रीन शेयर करूंगी। And I will do this. तो यही है सवाल कि हम कहाँ से देखते हैं, कहाँ फोकस करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे डिजास्टर हुआ हमारा प्रेजेंटेशन के अंदर,
क्योंकि ये मेरा मैसेज है कि अभी मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती, 2 हफ्ते के बाद मैं हंसूंगी कि ऐसे हुआ, लेकिन ये चीज कहाँ फोकस करते हैं, वो बड़ा पिक्चर या छोटा पिक्चर। तो यही है मेरा मैसेज है। और ये भी बिल्कुल सच है कि जो भी होते हैं हमारी लाइफ में, हमारा एटीट्यूड इज द ओनली थिंग हमारा कंट्रोल है। अगर हम लंबा है या छोटा है, अगर हम इस धर्म से हैं या उस धर्म से है, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये होते हैं जहां हम पैदा होते हैं। और ये तस्वीर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो बिल्कुल साफ है कि 2 बच्चे सेम परिवार में, लेकिन एक उस तरफ जाएंगे, एक उस तरफ जाएंगे। कोई मतलब कुछ लिखा नहीं, ये हमारी एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। और 2 लोग एक सेम सिचुएशन में होगा और एक बिल्कुल खुश है और एक बहुत उदास होता है, क्योंकि एटीट्यूड का फर्क है। और ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है। अगर हम इसको समझ आते हैं, हम पूरा लाइफ आराम से चला सकते हैं और खुशियां से जो भी होते हैं हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है हम कौन है और क्या हो रहा है। और ये सिर्फ डिसेबिलिटी के बारे में नहीं है, वो सबके लिए। मुझे एक फ्रेज सोचा था, ये डिसेबल्ड माइंड। और डिसेबल्ड माइंड का क्या मतलब है? इसका मतलब कि हम हमेशा, हमको याद है कि जो सामने हम देख रहे हैं वो पूरी कहानी नहीं है, उसके पीछे बहुत कुछ है। और अगर हम उसको याद रख सकते हैं, हम बहुत समझदार होंगे कि अगर कोई व्यक्ति देखते हैं वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं और बहुत सबको गालियां देते हैं और हम उसको भी वापस देते हैं गालियां, ये आमतौर पर ये ऐसे होते हैं। लेकिन अगर हम डिसेबल्ड माइंड से उनको देखते हैं, हम शायद सोचेंगे कि आज पता नहीं उनके घर में क्या हुआ, शायद आज he lost his job, शायद किसी उनके घर में कोई बहुत बीमार है या किसी का डेथ हुआ और अभी सुना, और दुख हो रहा है अंदर लेकिन गुस्सा आ रहे हैं बाहर। तो जब हम डिसेबल्ड माइंड से उसको देखते हैं, हम उनको प्यार से देख सकते हैं कि बेचारा हमको पता नहीं क्या हो रहा है, और उनको थोड़ा सा कंपैशनेटली देख सकते हैं, क्योंकि जो सामने है वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और पूरी कहानी नहीं है। ये फोटो मुझे अच्छा लगता है। जब मैंने खींचा, ये 2 औरतें को देख रहे थे, मैंने सिर्फ उनको देखा। बाद में जब मैंने पिक्चर देखा, मैंने ये सारे डिस्ट्रैक्शन वाली चीज देखा, वो साइंस, वो रिक्शा, वो घर, और ये औरतें थोड़ा सा लॉस्ट हो गया। और ये एक मेटाफोर है हमारी लाइफ के लिए। हम लोगों को देख के और वी गेट डिस्ट्रैक्टेड कि उनका एजुकेशन कहाँ तक किया, उनके कमाई कितना है, वो कौन से धर्म में बिलोंग करते हैं, कौन से कास्ट में है, कौन से देश से आया, कौन सी भाषा बोलते हैं। और इन डिस्ट्रैक्शन से हम जजमेंट्स भी करते हैं। अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं हिंदू लोग देखते हैं तो मुझे लगता है कि दूर रहना। अगर मैं क्रिश्चियन हूँ और जूइश लोग देखते हैं तो वो भी दूर रहना है। अगर कोई अमीर देखते हैं और मैं गरीब हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वो बहुत ऊंचा है। और अगर मैं बहुत एजुकेटेड हूँ और मैं कोई एथ कास्ट देखते हैं तो मैं सोचती हूँ कि उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन है। जब हम डिसेबल्ड माइंड से देखते हैं, हम ऐसे देखते हैं बिना डिस्ट्रैक्शन। उनका पूरा
असली पर्सनालिटी देख सकते हैं। सिर्फ ये 2 सुंदर औरतें जा रहे हैं अपने काम पे और हम उनको देख सकते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। Systemic problems make it बहुत difficult for us to do this. Caste का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, religion का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, economic injustice इतना बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये सब हमारे बीच में होते हैं ताकि हम असली रिश्ता मुश्किल से बनते हैं। और जब डिसेबिलिटी होते हैं कि और भी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट का कंडीशनिंग से हम सिर्फ डिसेबिलिटी को देखते हैं, व्यक्ति को नहीं देखते हैं। इस फोटो को देख लीजिए, आप क्या देखते हैं? ये बेचारी लड़की कहाँ जा रही हैं इतनी धूप में? शायद डॉक्टर के पास जाना है, बीमार है, बचपन से है, क्या उसका भविष्य, शादी कौन करेंगे उसके साथ? और देखो उसके भाई इतना मुसीबत में फंस गए, उसको लेके जाना है। ये कहानी चलते रहते हैं कि एक व्हीलचेयर देख के एक पूरा कहानी ऑटोमेटिक होता है। असली कहानी कुछ अलग है। असली कहानी है कि ये लड़की बड़ी खुश है, वो अपनी सहेली को मिलने के लिए जा रही हैं, पूरा दिन उसके घर में बैठेंगे और बहुत दिन से ये दोनों आपस में फोन पे बात कर रहे थे कि क्या क्या करेंगे, कौन सी पिक्चर देखेंगे, कौन सा खाना बनाएंगे, गप्पा मारेंगे, ताश खेलेंगे, फिंगर पॉलिश लगा देंगे। उसकी गोद में एक बैग है, उस बैग में छोटी सी गिफ्ट है अपनी सहेली के लिए, बड़ी खुश है। और उसके भाई भी बहुत खुश है क्योंकि उसने आज छुट्टी लिया सिर्फ उस काम के लिए कि बहन को पहुंचाना है। और जब वो खुश है, भाई भी खुश है। लेकिन ये कहानी हम नहीं सोच सकते हैं क्योंकि वो व्हील चेयर में है, उसका क्या लाइफ है? वही है हमारा कंडीशनिंग। ये डेंजरस भी होते हैं। एक उदाहरण दे देंगे। मोए एक बार उसको गला खराब थी, तो मैंने उसके लिए एक अपॉइंटमेंट बनाया मैक्स हॉस्पिटल में, और काफी दूर है हमारे घर, 1 घंटा का रास्ता। मैंने स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट किया, ईयर नोज एंड थ्रोट का, और हम उनके कंसल्टेशन रूम में बैठ रहे थे वेटिंग के लिए, और सडनली वो आ गई। उसने मोए को देखा अपनी व्हील चेयर में और हैरान हो गई, और फौरन मुझे कहा कि मैडम आप न्यूरोलॉजी को लेके जाओ। मैंने कहा न्यूरोलॉजी क्यों? उसने कहा मैं ईयर नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट हूँ, ये तो न्यूरोलॉजी का केस है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने अभी कहा ना कि आप ईयर नोज एंड थ्रोट का डॉक्टर? उसने कहा हाँ ये मैंने कहा। तो मैंने मोए को पॉइंट किया, मैंने कहा उसके पास है कान, उसके पास है नाक, उसके पास है गला, आप नहीं सोच सकते हैं कि इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है? और ये बहुत होते हैं डिसेबल्ड लोगों के साथ, क्योंकि डॉक्टर्स उनको देख के सिर्फ वो डिसेबिलिटी देखते हैं, बाकी सब नहीं है, सब चीज रिलेटेड है। उनका सीपी, उनका ऑटिज्म, उनका डाउन सिंड्रोम, और बाकी शरीर जिससे बहुत सारी चीज हो सकता है वो नहीं देखते हैं। ये लिमिटिंग भी होते हैं क्योंकि हम बहुत सारी असम्पशंस करते हैं डिसेबल्ड लोगों के बारे में कि जॉब कभी नहीं कर सकते हैं, शादी कभी नहीं, कौन शादी करेंगे उसके साथ, और एनीवे उनका सेक्स ड्राइव नहीं है, कोई डिजायर नहीं होते हैं, या उनका समझ बहुत कम है कि क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, उनको क्या समझ आते हैं। तो इन टर्म्स में आपको खास ये बताना चाहती हूँ कि आप आगे जो भी करियर आप करेंगे, आप ये सोच लीजिए कि अगर आप आर्किटेक्ट बनना है तो डिसेबल्ड लोगों की हाउसेस बिल्ड करते हैं। अगर आप फैशन डिजाइनर करना है
उनका ड्रेस का शौक है। अगर आप फिल्म्स बनाएंगे तो कभी सोच लो कि डिसेबल्ड लोगों को भी पिक्चर देखने का शौक है, और कभी उनके जैसे लोग भी देखना चाहते हैं आपके पिक्चर्स में। Disabled people do everything. जो हम लोग करते हैं वो भी करते हैं, सिर्फ उनका डिसेबिलिटी मत फंसना है। ये एक छोटी सी वीडियो है। Oh, I'll probably have a problem with this. Let's see if it works. अगर नहीं है तो मैं डिस्क्राइब करूंगी। ये एक डिसेबल्ड आदमी, वो 55 years old, उनको डाउन सिंड्रोम है, और ये औरत जो उनके पास है वो उनकी बहन है, और एक हफ्ते के लिए वो उसी के साथ गए थे वेकेशन के लिए, और अपने पापा जिसके साथ रहते हैं वो 88 years old है, वो एक हफ्ते से नहीं मिला। तो अभी देख लो उनका रियूनियन। Okay, the same thing is going to happen. I will just skip to the next slide. उनका रियूनियन इतना जबरदस्त है, वो आदमी जल्दी भाग के उनके फादर के पास गला लगा दिया, और इतना खुश थे कि पापा को मिल रहे थे। इतने इमोशनल, इतना उतनी बात उनको बताना था कि क्या क्या हुआ, कितना मिस किया, इतना पावरफुल इमोशंस दिखाई दिया। लेकिन लोग सोचते हैं कि उनको कम समझते हैं। फाइनली आप इन दोनों को देख लीजिए। एक बच्चा एक बहुत ही बड़ा सा व्हीलचेयर में बैठ रहा है, जिसके जो उसके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। उसका रंग को देख लो, उसका साइज को देख लो, उसका पूरा आइडेंटिटी गायब हो गई। हम सिर्फ उसका व्हीलचेयर देख रहे हैं, और बेचारा वाली बात शुरू होते हैं कि क्या इतना छोटा सा इतना सुंदर बच्चा है, लेकिन क्या लाइफ है। और दूसरा वाला को देख लो, उसका व्हीलचेयर हम जरूर देखेंगे क्योंकि बड़ा शानदार है, बहुत ही सुंदर है, स्टाइल से बैठ रहे हैं, एकदम स्ट्रेट और एकदम कॉन्फिडेंट। उसका शक्ल देख लीजिए, कितना खुश है, कितना तैयार है कि लाइफ में पार्टिसिपेट करेंगे। उसकी कुर्सी, उसकी व्हीलचेयर एक टूल है इसके लाइफ में। दूसरा वाला बच्चा के लाइफ में ये व्हीलचेयर का आइडेंटिटी है। ये व्हीलचेयर उसको डिफाइन करते हैं, इसका व्हीलचेयर इसको इनेबल करते हैं। और ये है एक फर्क। जब हम डिसेबल्ड माइंड से व्हीलचेयर्स बनाते हैं, हम इसी तरह बनाएंगे कि कैसे कम से कम प्रेजेंस होता है और ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम देते हैं। और ये हमको भी चाहिए अपने लिए। अगर हमको चाहिए तो बाकी लोगों को नहीं चाहिए। जैसे इस भाषण, मैं अभी हिंदी में बात कर रही हूँ और मुझे पता है मैं कैसे हिंदी बोलती हूँ, लेकिन ये मत सोचो कि मैं बुद्धि हूँ, मैं स्टूपिड है, क्योंकि इंग्लिश में मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत इंटेलिजेंट, कुछ भी बोल सकती हूँ। हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है, कोई बात नहीं। Don't make assumptions about me because of my Hindi. ये disabled लोग भी वही पूछ रहे हैं कि आप क्यों assumptions करते हैं कि हम इतना limited है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत कुछ है। तो जब आप लोगों को मिलते हैं, जो भी disabled या non-disabled, उनको पूरा ध्यान दे दीजिए। कोई assumption मत कीजिए कि वो इतना कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। आप उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट हमेशा दे दीजिए, क्योंकि जब हम प्यार से देते हैं सब कुछ हो सकता है, और तभी हमारा इंक्लूसिव वर्ल्ड बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी फॉर ऑल द टेक्निकल इश्यूज। ये हमारी छोटी सी उम्मीद है, और सबको धन्यवाद। थैंक यू जो दीदी।
आज का आपका जो हमने वीडियो का सॉन्ग मिस किया है, लेकिन उसको हमने समझा बहुत अच्छे से है। हमको इस वीडियो को देखने के बाद और ममता दीदी के डिस्क्राइब करने के बाद पता चला है कि हमको अपनी नजर को बदलने की जरूरत नहीं है, नजरिए को बदलने की जरूरत है। अगर हम किसी विकलांग व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसको देखते ही साथ सबसे पहले क्या सोचते हैं, उसके लिए जो पहला शब्द हमारे दिमाग में आता है वो क्या आता है या क्या आना चाहिए, आगे से हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। वंस अगेन जोड़ी, थैंक यू जोड़ी। अब हमारी जो दूसरी स्पीकर है उनको बुलाने से पहले मैं हमारी फाउंडेशन की एक नई स्टाफ जिन्होंने 1 जुलाई को ज्वाइन करना है, लेकिन उन्होंने आज के सेशंस अटेंड कर रही हैं, आज और आने वाले पूरे 1 हफ्ते के। उनका नाम है मेघा नेलभानी और वो एक फिजियोथेरेपी के थेरेपिस्ट के पद पर हमारे साथ जुड़ेंगी। और मेघा, आपका लतिका रॉय फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप आज सॉरी, अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप बता दीजिए। क्या हम अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करें? ठीक है, तो हम लोग अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं और वो सेशन स्टार्ट करते हैं हम रूपा जी के साथ। आज की इस कार्यशाला के दूसरे पड़ाव में लतिका राय फाउंडेशन की तरफ से मैं डॉक्टर रूपा श्रीनिवासन को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर रूपा के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय के अभाव के कारण बहुत ही थोड़े शब्दों में उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्य एवं उपलब्धियां कुछ इस प्रकार से हैं। आप उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जो विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करता है, वहां की डायरेक्टर डेवलपमेंटल पेडियाट्रिक्स हेड हैं। क्लिनिकल सर्विसेज में भी आप अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आप इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स की सदस्य हैं। मुंबई शहर के सर्वश्रेष्ठ बाल रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। आप उत्कृष्ट रोगी देखभाल के लिए भी जानी जाती हैं। साथ ही आपके द्वारा 2 किताबें रचित हैं, जिसमें से एक है बेबीज डॉक्टर्स गाइड टू बेबी डेवलपमेंट और दूसरी है सॉरी, जो हेल्थ डिसिप्लिन डूज एंड डोंट्स पर आधारित है। इन्हें इनके द्वारा समाज के लिए किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए सन 2006 में श्रीमती अनूपा बनर्जी मेमोरियल अवार्ड से भी नवाजा गया है। यह बहुतों की प्रेरणा स्रोत है। हमारी खुशनसीबी है कि आज आप वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ अपने कुछ अनुभव साझा करेंगे, जिससे हमें विकलांगता और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। वेलकम रूपा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुशी महसूस कर रही हूँ आप सबके साथ आज जुड़ने में। और कल मेरी जो से मैसेज एक्सचेंज हुई कि आज सवेरे का सेशन है और मैं बहुत उत्सुकता से जो के सेशन के लिए वेट कर रही थी, और हमेशा की तरह उनके तस्वीरों का, उनकी सोच का और जिस तरीके से वो कहानी बुनती हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि कि वो मेरे से पहले गई, क्योंकि मेरे पास उनके मुकाबले के, उनके टक्कर के कोई तस्वीरें नहीं हैं और ना वीडियोस हैं। मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ। एंड थैंक यू शिवानी कि आपने इतनी सारी खोजबीन करके मेरे बारे में डिटेल्स निकाली। उसमें से कुछ चीज़ों का श्रेय मैं नहीं ले सकती हूँ, कुछ चीज़ें हाँ मेरे इंट्रोडक्शन के लिए सही थी। बट थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। और मैं उसी के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। और क्या मैं कर सकती हूँ? इनेबल किया है? हाँ, यस। तो जिस तरीके से जो का टॉपिक था, और हम दोनों ने ये चीज चर्चा नहीं की थी पहले से, पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोच में थोड़ी सी थोड़ा सा हम दोनों की सोच में थोड़ा मेल खा रहा है। और आज मैंने सोचा कि डिसेबिलिटी के बारे में कई बार जब हम नई सोच बोलते हैं या बोलते हैं कि एक नया नजरिया है या न्यू वे ऑफ थिंकिंग है,
तो इमीडिएटली दिमाग में ये जाता है कि क्या कोई नया ट्रीटमेंट आ गया है या क्या कोई नया टेस्ट इजाद हो गया है जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। और जिस तरीके से जो के टॉक में और उनके प्रेजेंटेशन में बिल्कुल साफ हुआ कि कई बार ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है, बस एक नए नजरिए की जरूरत है। उसी थीम को मैं आगे बढ़ाते हुए आज बात करने वाली हूँ कि डिसेबिलिटी को देखने का एक नया नजरिया क्या हो सकता है। और वो करने से पहले मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी आप सबसे, और आप अपने रेस्पॉन्सेज अपने आप को अनम्यूट करके दे सकते हैं या अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। 1 मिनट के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आज इस साल की शुरुआत हुई, अक्सर हम सबके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तभी बनते हैं, आप लोगों ने अपने लिए क्या रेजोल्यूशंस बनाए इस साल? क्या सोचा कि ये साल में आप क्या करेंगे, क्या आपका गोल होगा? कुछ आप में से कुछ जन शेयर कर सकते हैं? और मैं 1 सेकंड के लिए स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ ताकि मैं आप सबको देख सकूं। जो कहती हैं कि वो चाह रही थी कि वो एक बुक लिखें, ट्राई टू स्टे हेल्दी, राइट? अपने परिवार को सुरक्षित रखना, राइट? बिल्कुल, कोविड के जमाने में ये सबसे ज्यादा हम सबके दिमाग में बिल्कुल टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहा है ये साल। टू लूज वेट, राइट? तो ये मेरा हर साल का गोल रहता है, ये साल भी कोई अलग नहीं था। एंड वांटेड टू स्टे फोकस्ड, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हाँ, पर सबा अभी भी देर नहीं हुई है। उम्मीद यही है कि आप जल्दी अपने ट्रैवलिंग का जो ड्रीम है, जो उम्मीद है, वो जरूर आपका पूरा होगा। वंडरफुल, थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल द डिफरेंट इनपुट्स। तो मैंने ये एक्सरसाइज इसीलिए किया क्योंकि जब हम लोग अपने बारे में बात करते हैं तो ये चीजें बहुत नेचुरली फ्लो होती हैं। हम सबके दिमाग में अपने लिए क्या प्रायोरिटीज हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी से हमें ये ख्याल आ जाते हैं और हम ये सोच पाते हैं। जब हम, जैसे बिल्कुल जो ने कहा थोड़ी देर पहले, कि जब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्हें डिसेबिलिटी है, और खास तौर पे यहाँ पे मैं ऑटिज्म के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि आगे हमारी चर्चा एक ऐसे बच्चे के बारे में होगी जिसको ऑटिज्म है। तो जब हम उनके आउटकम्स के बारे में बात करते हैं तो कई बार ये ख्याल हमारे दिमाग में नहीं आते। हमारे ख्याल ये होते हैं कि शायद उनके बिहेवियर्स कम होने चाहिए, शायद उन्हें बात करना आना चाहिए। तो 2018 में एक ग्रुप था जिन्होंने इंग्लैंड में एक स्टडी किया जहां पे उन्होंने प्रोफेशनल से पूछा कि आउटकम्स किस तरीके के होने चाहिए, और साथ में उन्होंने क्या किया कि कुछ अडल्ट से भी बात की और उनसे पूछा कि आपके लिए ऐसे कौन से आउटकम्स हैं जो मायने रखते हैं। तो जिस तरीके से हम सब ने यहाँ पे बताया कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इन ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स ने भी यही बताया कि उन्हें उनका इमोशनल वेलबींग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके खुद का और उनके फैमिली मेंबर्स का। वो चाह रहे थे कि वो हैप्पी रहें, खुशहाल रहें जैसे हम सब चाहते हैं, और एक नॉर्मल लाइफ जिएं, जिसका मतलब है कि वो अपने हम उम्र लोगों से आइसोलेटेड ना रहें, कि उनके रिलेशनशिप जो हैं उनके भाई बंधुओं से, उनके दोस्तों से पॉजिटिव रहें। स्लीप उनके दिमाग में बहुत टॉप मोस्ट था, और कुछ लोगों को कुछ उनकी जो सेंसरी इश्यूज है जो उनके हर दिन के आड़े आ रही थी, वो उनके लिए जरूरी था। तो मैं इस बात से ये दर्शाना चाह रही थी यहाँ पे कि जिन लोगों को डिसेबिलिटी है उनके लिए जो प्रायोरिटीज है, उनको वो जो चाहते हैं कि उनके आउटकम्स क्या हो, वो आपके और हमारे से अलग नहीं है। वो वही चीजें चाहते हैं जो आप और हम चाहते हैं। और यही वो जो नजरिया है जिसकी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहूंगी जो अंकुर के बारे में। और अंकुर यहाँ पे आप देख रहे हो, जब फर्स्ट टाइम मुझसे मिला था, 2 साल का बच्चा था। और अंकुर जो है मुंबई से थोड़ा दूर एक गांव है जहां से आता है, और 2 साल की उम्र में जब वो आया था तो तब कोविड नहीं था, हम लोग फेस टू फेस मिल पाए थे, और तब उसका डायग्नोसिस हुआ था कि उसे ऑटिज्म है। जब कोविड का लॉकडाउन चालू हुआ तो लगभग 2 साल बीत गए और वो मुझसे मिलने नहीं आए। थेरेपीज जरूर वो बीच में कर रहे थे। हाल ही में जब मैं उनसे मिली, अभी अंकुर 4 साल का हो गया है, तो पेरेंट्स से जब मैंने पूछा कि आज आप किस बारे में बात करना चाहोगे,
तो उन्होंने 3 चीजें गिनाई, कहा कि क्या उसके बर्ताव कभी नॉर्मल होंगे, क्या वो नॉर्मल बच्चों की तरह खा पाएगा, क्या वो नॉर्मल बच्चों की तरह चल पाएगा। तो ये पहले ही 5-10 मिनट में ये बातचीत हुई। तो मैंने सोचा मैं इस बारे में अभी बात करूं कि थोड़ा रुकूं, देखती हूँ कि उनके मन में क्या है, पहले इस चीज को प्ले आउट होने देती हूँ, फिर देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्यों उनके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है अभी। तो हमारी बात आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा कि अभी आज के डिस्कशन के लिए हम थोड़ा सा एक स्टेप बैक ले लें और इस फ्रेमवर्क की बात करें, क्योंकि आज ये हफ्ते हमारे सेशन का थीम है डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। डिसेबिलिटी एंड हेल्थ की हम तब तक चर्चा नहीं कर सकते जब तक हम आईसीएफ का जिक्र ना करें। तो आईसीएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। मतलब यहाँ पे ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें उन लोगों के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में जिसे कोई भी क्रॉनिक कंडीशन है, चाहे वो डिसेबिलिटी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे जॉइंट आर्थराइटिस हो, जो भी हो, उसके हेल्थ के बारे में सोचने का एक फ्रेमवर्क या ढांचा हमें देता है। और ये ढांचा ऐसा है जिसमें जो वर्ड्स हैं बिल्कुल न्यूट्रल है, जो डिसेबिलिटी के स्पेसिफिक नहीं है, और जहाँ पे ये जो सारे बॉक्सेस हैं आप देख रहे हो कि एक दूसरे से जुड़े हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि अगर एक बच्चा है जिसे सेरेब्रल पॉल्सी है, तो हम क्या सोचेंगे कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर या फंक्शन, जो नीला डब्बा है, मतलब कौन सा हिस्सा उसका अफेक्ट हुआ है, उसका दिमाग। तो उसके दिमाग पे चोट लगने की वजह से जो हमारा गुलाबी डब्बा है एक्टिविटी वाला, उसमें क्या हुआ कि उसके चलने फिरने पे, उसके दौड़ने पे चाहिए तो उस पे असर पड़ा। अगर बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है तो नेक्स्ट हमारा ऑरेंज डब्बा आ जाता है। हमारी सोच ऐसे जाती है कि अगर वो चल फिर नहीं पा रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है, तो उसे अपने दोस्तों के साथ खेलने में, स्कूल जाने में भी शायद दिक्कत हो सकती है, और इस चीज को हम पार्टिसिपेशन कहते हैं। मतलब जो भी रोजमर्रा की हमारी एक्टिविटीज है, चलना, खाना, बैठना, बात करना, इन चीजों में अगर हम कॉन्टेक्स्ट को मिला दें, मतलब ये चीजें कहाँ हो रही हैं, घर पे हो रही हैं, स्कूल में हो रही हैं, समुदाय में हो रही हैं, रेस्टोरेंट में हो रही हैं, सिनेमा थिएटर में हो रही हैं, तो उस चीज को हम पार्टिसिपेशन कहते हैं। साथ ही इसमें वो कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ हम एक और इंग्रेडिएंट मिला देते हैं इस रेसिपी में, और वो है बच्चा अपने आप को वहां पे कितना एंजॉय कर पा रहा है। तो अगर बच्चा और बच्चों के साथ खेल रहा है, कितने खुशी के साथ, कितने एंजॉयमेंट के साथ खेल रहा है, यदि वो रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, कितना एंजॉय कर पा रहा है। तो पार्टिसिपेशन, ये जो ऑरेंज डब्बा है, उसमें 2 चीजें शामिल है कि बच्चे की एक्टिविटी कहाँ हो रही है और बच्चा कितने एंजॉयमेंट के साथ कर पा रहा है। अब जाहिर है इन चीजों में, और जो ने इस चीज का इतनी खूबसूरती से जिक्र किया था कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है, कि यहाँ पे अगर बच्चा ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पे उबड़ खाबड़ रास्ता है, वो ना चल सक रहा है, उसके पास व्हीलचेयर भी है तो बहुत मुश्किल से उसे हम ऑपरेट कर पा रहे हैं, ये एक एनवायरमेंटल बैरियर है। अगर स्कूल ऐसा है जो क्योंकि वो चल नहीं पा रहा है उसे एनरोल नहीं कर रहा है, एडमिशन नहीं दे रहा है, ये भी एक एनवायरमेंटल बैरियर है। और आखिरी डब्बा जो पर्पल कलर का बॉक्स है, ये है इस बच्चे की शख्सियत, उसका टेम्परामेंट क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो कितने पॉजिटिवली चीजों को देख रहा है, किन चीजों में उसे मजा आ रहा है, उसकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या लाइक्स हैं, ये है वो पर्पल डब्बा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, आप एक को दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। और जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिकल मॉडल है, जहाँ पे हम बच्चे जिनको भी डिसेबिलिटी है बस उनको एक मेडिकल मॉडल से देखते हैं, वहां पे हमारा जो सोच है बस वो नीले डब्बे तक सीमित रह जाता है। हम किसी को अगर सीपी है तो बस ये देख पाते हैं कि उनकी कौन सी मांसपेशियां काम नहीं कर रही हैं, कौन से जॉइंट्स काम नहीं कर रहे, और उन्हें हम ठीक कैसे करें। और हमें मालूम है कि ये बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, ये जो ढांचा है बहुत खूबसूरत है, लेकिन कई बार इसे समझाने में या समझने में दिक्कत हो सकती है। सिंपल है पर फिर भी हम चाह रहे थे कि एक ऐसा ढांचा हो जिसे और भी ज्यादा आसान, जो इस कॉन्सेप्ट को समझाने में और ज्यादा, मतलब उसे मजेदार कर दे, आसान कर दे और मेमोरेबल कर दे, मतलब कि आप उसे देखते ही साथ बिल्कुल भूल ना पाए। तो ये है 6F वर्ड्स का ढांचा।
और ये F वर्ड्स यहाँ पे स्क्रीन में है, मैं इसे अभी इस पे फोकस नहीं करूंगी, हम वापस अंकुर की कहानी में जाएंगे और उसकी कहानी के जरिए ये F वर्ड से और ज्यादा रूबरू होंगे। तो ये इनके मम्मी और पापा ने कहा कि ये बिहेवियर इसका नॉर्मल कब होगा, चलेगा कैसे नॉर्मली, बात कैसे करेगा नॉर्मली। तो मैंने कहा अच्छा, वो बातें सुन ली और हम आगे F वर्ड्स के जरिए हमने ये कहानी और बढ़ाई। तो मैंने उनसे पूछा, ये मैं सुन रही हूँ आपकी बात और थोड़ी देर में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, पर मुझे बताइए अंकुर को मजा कैसे आता है आजकल, क्या कर रहा है वो। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर के सामने खेत है और खेत में रहने में उसे मजा आता है। तो आप तो समझ सकते हो, मैं मुंबई से हूँ, खेत मैंने शब्द सुना और मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने कहा अच्छा आपके यहाँ खेत है, मुझे तो मालूम ही नहीं था आप कहाँ रहते हो कि आपके घर के सामने खेत है। फिर मुझे फर्स्ट टाइम पता चला, मैं सोच रही थी कि वो आउटस्कर्ट्स में रहते हैं और मेरे दिमाग में था कि शायद वो एक ऐसे छोटे से घर में रहते होंगे। फिर पता चला कि नहीं, वो एक गांव में रहते हैं जहाँ पे घर के आगे खेत है। तो मैंने कहा कि क्या करता है वो खेत में, तो नहीं, उसे बस मिट्टी यहाँ से वहां फेंकना बहुत अच्छा लगता है, मिट्टी उड़ेलता रहता है बस वो, उसे तो मजा आ रहा है लेकिन हम परेशान हो जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, और फिर मैंने कहा कि और आप सब क्या करते हैं मजे के लिए एक परिवार के नाते। तो उन्होंने कहा कि हम सबको मिलके खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, हम लोग लंच के टाइम पे, क्योंकि पापा भी घर पे आते हैं, हम मिलके खाना खाते हैं और चाय के समय में भी मिलके समय बिताते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मुझे बताइए कि क्या ऐसी चीजें होती हैं, तब क्या गप्पे होते हैं, क्या चीजें होती है जिससे आप सबको एक परिवार के नाते मजा आता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको खाने में तो मजा आता है लेकिन हमारा ध्यान इस पे रहता है कि वो और बच्चों की तरह खा नहीं रहा है, वो सब चीजें नहीं खाता है, अभी भी बॉटल से पानी पी रहा है, अगर उसे कोई चीज चाहिए तो मांगता नहीं है, बस वो 1 या 2 आइटम ही बार बार खाता है। तो इस बात से हमें बहुत चिंता होती है, हम चाहते हैं कि सब बच्चों की तरह वो खाना खाए। तो हमारी बात थोड़ी आगे बढ़ी, हमने कहा अच्छा दोस्तों के बारे में बताइए, दोस्तें अभी अंकुर के कोई दोस्त बन रहे हैं, बच्चों के साथ खेल पा रहा है? नहीं, अंकुर बस अपने पापा के साथ रिएक्शन देता है उनको, उनसे नजर से नजर मिलाता है। उसका कजिन है जो हमारे बगल में रहता है, पर वो आता है तो अंकुर तो उसकी तरफ देखता भी नहीं, और जैसे वो ये नहीं करता है तो फिर मतलब उसके आगे बात ही नहीं बढ़ती। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, और चीजें बताइए, आप क्या चाहोगे कि अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में हम किन चीजों पे काम करें। तो फिर उनका वही था कि अभी वो जैसे खेत पे चला जा रहा है, हम लोगों को हमेशा उस पे नजर बनाए रखनी पड़ती है, क्योंकि 2 मिनट हम चौकन्ना नहीं रहे वो भाग जाता है और फिर ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पे सांप है, फिर हमें उससे बहुत घबराहट होती है। फिर लास्ट मैंने कहा अच्छा ठीक है, खेत का ही हम उदाहरण ले लें, अगर खेत में खेल रहा है पूरा दिन तो मतलब बहुत उसकी कसरत हो जाती होगी, बहुत एक्सरसाइज करता होगा। तो उन्होंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे दिमाग में यही रहता है कि वो उसका सेफ्टी का क्या होगा, भाग जाता है, कहीं पे सांप काट लेगा, कहीं पे जाके वो कुएं के पास चला जाएगा तो क्या करेंगे। तो हम फ्यूचर की तरफ, लास्ट F वर्ड की तरफ नहीं बढ़े, और इन्हीं 5 F वर्ड्स में वापस मैंने वही थीम बार बार सुना कि ये नॉर्मली नहीं कर रहा है, ये नॉर्मली नहीं कर रहा है, ये नॉर्मली कैसे करे। बल्कि जब हम फिटनेस के बारे में भी कह रहे थे, उसके पापा ने कहा कि वो भागता तो रहता है खेत में लेकिन और बच्चों की तरह नहीं चलता, वो उसका चलने का स्टाइल भी ऐसा है कि वो बिल्कुल अलग समझ में आता है कि ये अलग बच्चा है, वो कैसे हम सुधारें। तो मैंने यहाँ पे फिर कहा कि अच्छा अभी हम स्टॉप करते, थोड़ा पॉज लेते हैं, चलिए मुझे ये बताइए, मैं आपकी बातों में हर सेंटेंस में लगभग सुन रही हूँ कि नॉर्मल शब्द, बताइए ये कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, क्यों आपके लिए ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो नॉर्मली चीजें करें। तो जब हमारी बात आगे बढ़ी तो फिर मुझे पता चला कि जो फादर इन लॉ हैं, जो इन लॉज हैं बगल में, वो मम्मी को बहुत दोष दे रहे हैं कि उन्होंने शुरुआत के 2 साल में, 3 साल में बहुत टीवी दिखाया जिसकी वजह से ये बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा है, जो उसका कजिन है, उसका हम उम्र है, वो बहुत कुछ कर रहा है जो ये नहीं कर पा रहा है, और इसकी वजह से जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनमें बहुत झगड़ा हो रहा है, और ये जो स्टिग्मा है ये उनके दिमाग में इतना टॉप मोस्ट है कि इसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। कोई फैमिली इवेंट में जाते हैं तो कंपैरिजन वहीं पे होने लग जाता है
कि ये वैसा क्यों नहीं खा रहा जैसे और बच्चे खाते हैं, वैसा क्यों नहीं बैठ रहा जैसे और बच्चे बैठे। और साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक ये वैसे नहीं खाएगा जैसे और बच्चे खाते, मैं स्कूल कैसे भेजूं, क्योंकि स्कूल में तो उसको सबके साथ बैठ के खाना पड़ेगा ना, और वहां पे अगर नहीं खाएगा तो ये एक और चीज है जिसकी वजह से स्कूल उसको नहीं लेगा और हमको फिर उसको भर्ती करने में मुश्किल होगी। तो इस बात से एक चीज ये जाहिर हुई कि जो चीज परिवार वाले बोल रहे हैं, कई बार अगर हम उसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, थोड़ा सरफेस को और कुरे दे, तो जो रियल कारण है उनके जो चीजें बताने का, जो उनकी कठिनाइयों का या उनकी जो फिक्र का, वो जाहिर हो सकता है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मॉडल है, जैसे कि हम हमेशा चीजें करते हैं या जैसे हम हमेशा सोचते हैं, मैं उससे शुरुआत कर रही हूँ। तो वही डब्बे जो हमने आईसीएफ में देखे थे अब वापस यहाँ पे आ रहे हैं। और शुरुआत अगर जैसे हमारा जो ट्रेडिशनल मॉडल होता है सोचने का, वो होता है लेफ्ट टू राइट। मतलब हम ये सोचते हैं कि पहले डब्बे पे काम करेंगे, बच्चे के शरीर पे काम करेंगे, यदि उस पे काम किया तो बच्चे की एक्टिविटी यानी कि चलना फिरना भागना बोलना ये ठीक हो जाएगा। और यदि ये ठीक हो गया तो जो लास्ट डब्बा है, जो पार्टिसिपेशन का डब्बा है, मतलब अपने आप से वो जाके समाज में वो सारी चीजें करने लग जाएगा जो हमारी उम्मीद है, जो हम चाहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे थेरेपी सेशन में उसकी मुंह की कसरत की जाए, जैसे अंकुर जैसे बच्चे की कि मुंह की कसरत की जाए, उसके स्पीच के क्लैरिटी पे काम किया जाए, उसे कॉपी करना या इमिटेट करना सिखाया जाए। और हमारी उम्मीद रहती है कि हमने ये किया तो वो बोलने लगेगा या इशारे करने लगेगा। और हमारी गाड़ी यहीं पे कहीं पे रुक जाती है और फिर हमारा फोकस इस पे रहता है कि ये चीजें घर में कितनी बार दोहराई जा रही है, कितनी बार प्रैक्टिस हो रहा है, घर में हो रहा है कि नहीं। और हम ये कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि जो दोस्त बनाना है, हर रोज की जिंदगी में सीखना है और लोगों से मिलना जुलना है, इसके लिए और भी कुछ कारक है जो हमारे से इनविजिबल हैं। जैसे अंकुर के केस में उन्होंने ये जो उनको स्टिग्मा एक्सपीरियंस हो रहा था, उनके घर वालों से इतनी कठिनाइयां, मतलब इतने डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे, इन चीजों का कभी थेरेपी के दौरान जिक्र ही नहीं किया उन्होंने। और हमारा जो पूरा फोकस था पहले 2 डब्बों पे रहा। तो यहाँ पे जब तक हम इन चीजों पे फोकस नहीं करेंगे या ये चीजें नहीं देखेंगे कि बच्चे को पसंद क्या है, उसको किन चीजों से घबराहट होती है, क्या वो तैयार है कि नहीं फैमिली के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्या और लोग तैयार हैं कि नहीं, घर वाले समुदाय वाले क्या वो तैयार हैं कि नहीं, जब तक हम इन चीजों पे नहीं फोकस करेंगे, जो दूसरे डब्बे से तीसरे डब्बे का सफर है वो ऑटोमेटिकली नहीं होने वाला है। जबकि हमारा जो ट्रेडिशनल मॉडल है हमको ये सिखाता है कि पहला और दूसरा डब्बा आपने देख लिया तो तीसरा डब्बा अपने आप होने लगेगा। तो इसी चीज को हम एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए हमने शुरुआत तीसरे डब्बे से की, यानी कि आप लेफ्ट टू राइट करने के बजाय हम राइट टू लेफ्ट आते हैं। तो तीसरे डब्बे में मान लीजिए हमारा गोल ये है कि बच्चा एक फैमिली का इवेंट अटेंड करे, क्योंकि ये परिवार वालों के लिए बहुत जरूरी है। तो यदि हमारा ये गोल है तो इसके लिए मैंने जैसे उनके पिताजी से और मम्मी से पूछा कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, क्या आप चाहते हो कि हम किन चीजों पे काम करें। तो उन्होंने कहा कि सोशलाइजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो हमारे जब घर में कोई पार्टी हो या हम लोग मिलके कुछ खाने के लिए इकट्ठा हो तो ये बच्चा वहां पे सबके साथ घुले मिले। तो मैंने कहा घुलना मिलना आपके लिए कैसे दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा शुरुआत के लिए अगर कोई उसको नमस्ते करे तो वो वापस उनको नमस्ते करे, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो हमें आसपास आके डिस्टर्ब ना करे, खुद शांति से बैठ के कुछ करे, और जब हम लोग मिलके खाना खा रहे हैं तो वो कुछ हद तक वो चीजें खाए जो हम लोग खा रहे हैं। तो ये फिर हमारे गोल हुए, पर इस गोल में फर्क क्या है कि हमने वो जो कॉन्टेक्स्ट है कि जो परिवार का जो फैमिली का इवेंट है उसको ध्यान में रखते हुए अब ये गोल बनाया। और फिर इन गोल्स को पूरा करने के लिए अगर ओरोमोटर एक्सरसाइज की जरूरत है, अगर उसको कॉपी करना सिखाना जरूरी है, अगर उसके सेंसरी चीजों पे काम करना जरूरी है, तो हाँ वो चीजें भी आती हैं। तो फर्क क्या है इसमें कि हमने शुरुआत से ही
उन बैरियर्स को, उन एनवायरनमेंट के बैरियर्स को ध्यान में रखा जो इन चीजों के, इन गोल्स के आड़े आ सकती हैं। जैसे कि अभी फिलहाल उन लोगों को कोई वो किसी ऐसे इवेंट में जा ही नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। घर वाले जो हैं अभी तक इन चीजों के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको शर्म आ रही है, उनको फिक्र हो रही है, और वो अभी तक अपनी बहू पे ये कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं कि आप इनफ नहीं कर रहे अपने बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। और तीसरा, ऐसी जगह पे जब भी ये बच्चा जाता है, ना खाना ना वहाँ का वातावरण उस बच्चे के लिए अनुकूल, क्योंकि बहुत आवाज हो रही है, उसको कोई स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, और ये सारी चीजें उसके लिए अनुकूल नहीं। तो जब हमने पहले से ये सोचा कि तीसरे डब्बे पे हमें फोकस करना है, तो हम आगे ही नहीं बढ़ सकते थे बैरियर्स को कंसिडर करे बगैर। तो हमें शुरुआत में ही ये बैरियर्स को सोचना बहुत जरूरी था हमारे लिए। और लास्ट चीज, हमने क्योंकि ये एफ वर्ड्स के बारे में बात की, हमें ये भी पता चला कि बच्चे की क्या, उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, कौन सी चीजें उसे अच्छी लगती है, कौन सी चीज के लिए वो रेडी है, और इन चीजों का भी हमने ध्यान रखा गोल सेटिंग के दौरान। तो मैं काफी देर से बात कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैं, इसके बजाय कि हमें और कंटिन्यू करूँ, यहाँ पे मैं पॉज करने वाली हूँ ये पूछने के लिए कि क्या आपको इस तरीके के अप्रोच में कुछ फर्क लगा? क्या आपको लगा कि वाकई में ये एक नई सोच है या एक अलग नजरिया है सोचने का और देखने का? या आपके और कोई अगर थॉट्स हो या क्वेश्चंस हो वो भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉज करने वाली हूँ। हेलो दी। हेलो, गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग रूही। दी, मेरा बेटा है जी, वो, उसका बिहेवियर थोड़ा खराब रहता है घर में, और आजकल थोड़ा और ज्यादा अच्छा, बच्चों को देख के वो अच्छा, थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है। और भी ऐसे करता है कि जब मैं उसकी शिकायत कर देती हूँ किसी से भी, तो वो उस काम को छोड़ देता है, और नहीं तो उसको कंटिन्यू रखता है। और जब मैं उसकी शिकायत कर देती हूँ तो उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, उस काम को छोड़ देता है बिल्कुल, और ठीक हो जाता है। तो ऐसा बिहेवियर उसका क्यों है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, इसके मैं इमीडिएट, आपके बच्चे को तो इतने अच्छे से नहीं जानती, पर इमीडिएट एक दो ख्याल आ रहा है जो शेयर कर सकती हूँ मैं, कि आपके किसी से शिकायत करने पे वो शायद इसलिए रोक देता है क्योंकि उसको ये समझ में आ रहा है कि आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, और आपकी नापसंदगी को वो ध्यान में रखते हुए वो चीज़ छोड़ रहा है। तो ये अच्छी बात है कि वो, उसको इस बात का बहुत ख्याल है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। अगर मैं उसके आगे की लर्निंग की बात करूं, यहाँ पे जब आप किसी से शिकायत कर रहे हैं तो वो ये तो समझ रहा है कि आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, पर शायद ये नहीं समझ पा रहा है कि उसके बदले में वो करे क्या, वो सीख नहीं पा रहा है उस सिचुएशन से। सो आगे शायद आप ये ट्राई कर सकती हैं कि आप उसको, जो चीज आप ना पसंद करें, उसके बदले में उसे क्या करना चाहिए, शायद वो बता सकते। ओके दी। बहुत खूब रूपा जी। लेकिन मैं सभी से ये गुजारिश करूंगी कि अगर इस तरह के कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए हम एक अलग से सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने स्पीकर के साथ, और आप लोग अपने प्रोजेक्ट हेड के साथ जुड़कर इन सभी क्वेश्चंस के बारे में जानकारी आगे ले सकते हैं। तो रूपा जी, हम आगे बढ़ाते हैं अपने सेशंस को। यस। सो शिवानी, इज इट ओके अगर मैं बस 1 मिनट लूं, क्योंकि शायद और कोई कमेंट नहीं नजर आ रहे, और मैंने एक कमेंट जो दीदी का पढ़ा कि उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा फर्क है कि डिजाइनर आउटफिट बनाना और ऐसा जो मिंत्रा से ऑर्डर करना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे जब हम
बॉडी स्ट्रक्चर फंक्शन पे फोकस करते हैं तो हम एक जनरल अप्रोच ले रहे हैं कि ये चीज में गड़बड़ होगी और इस चीज को सुधारेंगे तो शायद हमारे गोल्स पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे हम रिवर्स अप्रोच ले रहे हैं, मतलब ये ज्यादा स्पेसिफिक है उस बच्चे के लिए, उस परिवार के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट के लिए। तो मेरा एक लास्ट की मैसेज है जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ, वो ये है कि यदि हम उस तरीके के गोल्स पे काम करना चाहते हैं जो आपके हमारे सबके लिए जरूरी हैं और हमारे उन बच्चों के लिए भी जरूरी हैं जिनको डिसेबिलिटी है, तो उन गोल्स से शुरुआत करें। ये मत सोचे कि मैं बस उसके बच्चे के शारीरिक जो विकलांगता है या शारीरिक तकलीफें हैं उस पे काम करूंगी तो वो अपने आप खुद ब खुद हो जाएंगी। अगर हमारे लिए इन गोल्स को पाना कई बार मुश्किल लगता है तो उन बच्चों के लिए जिनको विकलांगता है उनको बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं हमारी तुलना में। तो हमको उनके गोल्स, वो उस तरीके के गोल्स से शुरुआत करनी होगी और हम रिवर्स हम वर्क करेंगे तो ऐसे बहुत सारे बैरियर्स को भी हम एड्रेस कर पाएंगे, ऐसी बहुत सारी कठिनाइयों को भी हम एड्रेस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू रूपा जी। और आपने जो एक उदाहरण लेके हमको एक कहानी के माध्यम से जो समझाना चाहा कि कैसे एक एनवायरनमेंट और एक फैमिली और एक जो समुदाय होता है, हमारा समाज होता है, किसी एक बच्चे को आगे तक ले जाने के लिए, उसको कुछ एक छोटी चीज सिखाने के लिए ये सब पीछे का जो है वो कितना जरूरी होता है। तो हम सब अगर साथ किसी एक ऐसे दिव्यांग व्यक्ति के साथ मिलकर चलें तो हम उनको कितना आगे ले जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी के कोई सवाल है तो वो सेशन से जुड़े हुए कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। पर्सनल सवाल हम लोग अपने प्रोजेक्ट हेड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं और आप लोगों के लिए सेशन अलग से अरेंज किया जाएगा रूपा जी के साथ। मेरा एक सवाल है रूपा जी के लिए। यस रूपा। सॉरी, मेरा सवाल ये है, ये जो आपने कहानी हमें बताई तो इनके माता पिता ने क्या फिर वो शब्द नॉर्मल इस्तेमाल करना बंद कर दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जो आपने उनको गोल्स दिए थे, या वो फिर नॉर्मल की डिमांड कर रहे थे? तो ये एक ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन होगा, बल्कि ये हमारी हाल ही में ये चर्चा हुई है लगभग महीने भर पहले। तो अभी डिफरेंस क्या हुआ कि हमारा जो उनकी मम्मी ने ये कहा कि मैंने इस बारे में पहले कभी नहीं बात की थी, पर हम दोनों के रिश्ते में बहुत इसमें दरार पड़ गई है, घर में बहुत हमेशा टेंशन का माहौल रहता है, ये बात करके भी मेरे लिए अभी एक शुरुआत लग रही है। और वो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि वो मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी लेंगे, काउंसलर से मिलेंगे इस बारे में चर्चा करने के लिए। तो ये जर्नी की एक शुरुआत है। डेफिनेटली उनके लिए भी एक जर्नी है, हमारे लिए भी एक जर्नी है, समय लगेगा इसमें। तो आंसर इज नहीं, अभी बिल्कुल ऐसा 360 डिग्री बदलाव नहीं आया है। थैंक यू। तो कुछ समय लगेगा। एक और चैट बॉक्स में हमारा सवाल आया है, उसमें है कि एनवायरनमेंट और एटीट्यूडनल बैरियर्स जो होते हैं ये दोनों दो डिफरेंट तरीके की चीजें हैं। तो रूपा जी क्या आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे? हाँ, तो एनवायरनमेंट के अंदर हम बैरियर्स जो हैं और सपोर्ट्स भी जो हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक है
फिजिकल बैरियर्स, जैसे यहाँ पे बात चल रही थी कि सेफ्टी का कंसर्न है, आसपास में उनको चिंता होती है कि बच्चा शायद किसी कुएं में जाके वहां पे इंजरी हो सकती है या सांप के पास जा सकता है, तो वो फिजिकल तरीके के बैरियर्स है। दूसरा है कि एटीट्यूडनल बैरियर्स, जो हम लोग सुन रहे हैं कि जो इन लॉज का जो प्रेशर है, जो वो ब्लेम कर रहे हैं, वो एटीट्यूडनल बैरियर है। अगर स्कूल बच्चे को इसलिए नहीं लेता है क्योंकि वो बात नहीं कर रहा है या वो लंच टाइम में वैसे नहीं खा रहा जैसे और बच्चे खा रहे हैं, ये एक एटीट्यूडनल बैरियर है। और साथ में सोशल बैरियर क्या है कि पेरेंट्स ने खुद अपने लिए एक सोशल बैरियर अभी क्रिएट कर लिया है, क्योंकि उन्हें इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, वो घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, किसी भी फैमिली इवेंट में या कोई भी इवेंट जो होता है गांव में उसमें बच्चे को लेकर नहीं जा रहे हैं। तो एनवायरनमेंट के अंदर आप इसे क्लासिफाई कर सकते हो अलग अलग तरीके से। अक्सर जो सामने से दिखाई देता है वो फिजिकल बैरियर है, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जिनको मोबिलिटी डिफिकल्टीज होती हैं। वो फिजिकल बैरियर हम सब समझते भी हैं और आसानी से उसको शायद उसके बारे में सोच भी पाते हैं। जो सोशल और एटीट्यूडनल बैरियर्स हैं वो कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है उसके कंपैरिजन। एक और सवाल आया है जिसमें है कि इस तरह के सिस्टम को बढ़ाने के लिए फैमिली सपोर्ट्स मैकेनिज्म को जानने का क्या तरीका आप बताना चाहेंगे? मैं समझी नहीं, मेरे ख्याल से ये रिजवान का सवाल था। रिजवान, आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे थे? जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि ये सिस्टम की फैमिली क्या चाहती है, क्या अपेक्षा रखती है बच्चे से, उसके अकॉर्डिंग एक सिस्टम बनाया जाए बच्चे के डेवलपमेंट गोल का, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी। पर जी। इस को जानने का कौन सा तरीका आप प्रेफर करेंगे उस स्टेज तक पहुंचने के लिए कि हम फैमिली गोल को समझ पाएं और सिस्टम को समझ पाएं? जैसे आपने चेक किया बहुत दिन के बाद कि वो खेत भी है उनके यहाँ, शायद आपको 10 साल पता भी नहीं चलता कि आप उनके पास खेत है अगर आप सेंटर स्पेसिफिक रहते। तो इसको कौन सा तरीका प्रेफर करेंगे जानने का? तो इस तरीके का अगर जो ओपन स्पेस की जहां तक बात है वो एक पहलू है फैमिली को जानने का, राइट, उनके इमीडिएट एनवायरनमेंट को जानने का। पर इसके अलावा जो उनके क्या मोटिवेशंस हैं, उनको क्या क्या चीजें हैं जो उनकी प्रायोरिटी है, ये चीजों के बारे में जानने के लिए जो मैंने एफ वर्ड्स के बारे में बहुत ब्रीफली आपको बताया, तो उसमें जब हम परिवार के बारे में बात कर रहे थे कि आपके लिए क्या चीजें मायने रखती हैं, आप एक दूसरे के साथ कैसे समय बिताते हो, उस समय में क्या करते हो, वो ऐसे कुछ सवाल हैं जिसके बारे में जब आप पूछते हैं तो आपको परिवार के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में और जानकारी मिल सकती है। पर रिजवान, आप बिल्कुल सही हो कि जब तक आप उनके एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाओगे आपको 100% उसके बारे में सब कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। कुछ हद तक जो हमारे जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है इसमें ये एडवांटेज रहा है कि हमारे को अभी एक प्रिविलेज मिला है कि हम लोगों के घर तक जा सकें, उनके घर को देख सकें, उनके आस पड़ोस को देख सकें। पहले ये मुमकिन नहीं होता था और अभी ये कुछ हद तक ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई है। हालांकि हमारा इंटरनेट कनेक्शन इतना खराब था उस दिन कि हमको मैक्सिमम जो कंसल्टेशन है फोन कॉल पे ही करना पड़ा, मैं वीडियो नहीं देख पाई और उन्होंने बाद में कुछ तस्वीरें भेजी मुझे। तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स कि हमको उनसे भी कुछ सवाल, हमें क्यूरियस रहना पड़ेगा, बच्चे के अलावा परिवार में क्या हो रहा है, समुदाय में क्या हो रहा है, कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे जानने के लिए वाकई में कि क्या चल रहा है। मेरा एक सवाल और जो दोनों के लिए, हमारे पास आज काफ़ी सारे नए इंटर्न्स हैं, तो एक सवाल है कि कौन से शब्द हमें उपयोग करना है और कौन से नहीं करना है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, डिसेबल्ड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, डिसेबल्ड पीपल, दिव्यांग, विकलांग, तो क्या थोड़ा आप दोनों में से कोई एक हम सबको समझा सकते हैं? थैंक यू। जो you want to go? तो मैं डिसेबल्ड लोगों का राय लेते हैं इसी बात में, और हमारे डिसेबल्ड फ्रेंड्स कहते हैं कि जब इंग्लिश में बोल रहे हैं तो डिसेबल्ड यूज कीजिए और जब हिंदी में बोल रहे हैं तो विकलांग। उनको
दिव्यांग पसंद नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का आइडिया है, लेकिन उन्होंने किसी से नहीं पूछा, वो अपने आप सोचा, और ये कभी अच्छा नहीं है। वो जो लोग कहना चाहते हैं वो खुद ही जानते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके राय से आगे जाएंगे। एक और क्वेश्चन है सबा की तरफ से, क्या हमारे पास समय है एक क्वेश्चन लेने का? अच्छा, तो सबा आप जो बोल रहे हैं, सब बहुत लोगों के दिमाग में ये सब प्रश्न है कि अगर परिवार कुछ और चाहता है और बच्चा कुछ और चाहता है, हम किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दें, किसको ज्यादा किसके साथ रहें। तो मुझे भी लगता है कि कई बार ये एक जर्नी है, इसमें कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं है कि हमेशा बच्चे के ही इंटरेस्ट की तरफ जाएंगे या परिवार के इंटरेस्ट की तरफ ही झुकाव रहेगा। मुझे लगता है कि अगर हम ये प्रश्न पूछते हैं दोनों तरफ से, कि बच्चे से भी और परिवार वालों से भी, कम से कम हमें वो इंफॉर्मेशन मिलता है। और अगर दोनों चीजें अलग हैं तो हमें इसके बारे में बातचीत करने का एक मौका मिलता है कि आप ये चाहते हो लेकिन आपका बच्चा ये पसंद नहीं करता है, या आपका बच्चा ये चाह रहा है पर शायद आपको सेफ्टी के कंसर्न है, तो हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से एक मिडिल ग्राउंड फिर तैयार कर सकते हैं। तो दोनों चीजों के बारे में एटलीस्ट पहल हमें करनी चाहिए कि दोनों पहलू हम जानें, यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। और कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर दो बिल्कुल अपोजिंग राय है तो बातचीत के जरिए हम एक मिडिल ग्राउंड रीच कर सकते हैं, या बच्चा या फिर परिवारजन वंस इन अ वाइल की एक दूसरे की जो राय है वो मान सकते हैं, पर डायलॉग करना, इसके बारे में बातचीत करना, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू रूपा, थैंक यू। और मैं जो दीदी और रूपा जी का दोनों का ही तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने आज के अपने टॉक में बहुत ही अच्छे से जो हमारे नए लोग जुड़ रहे हैं विकलांगता के क्षेत्र में, उनके लिए भी और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया है। जो पहले से काम कर रहे हैं उनको फिर से एक बार और नए तरीके से सोचने का मौका दिया है। आप दोनों का ही तहे दिल से शुक्रिया। और मैं अपने सभी साथियों से गुजारिश करूंगी, लतिका राज फाउंडेशन का स्टाफ वो अभी अगले एक के लिए सिर्फ हम 1 घंटे के लिए हमारे साथ जो जुड़ेंगे वो सिर्फ इंटर्न जुड़ेंगे, और बाकी सब लोग मीटिंग लीड कर सकते हैं और अपने रोज के काम के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू एवरीबॉडी। और रूपा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपको सुन के। थैंक यू, थैंक्स आप सबका शुक्रिया कि आप सब इतने पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।